Hello student, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. Dear students, today we will discuss next part. This is next part of PGT Chemistry exam 2009. This is second video for 2009 paper and first video I have already uploaded. I am explaining UP PGT 2009 chemistry papers and other years papers and other important questions in explanatory way. जैसे एग्ज़ाम में आते हैं मैं वैसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. जो क्वेश्चन आए हैं उनके ऑप्शंस क्या हैं, साथ में उन सब की टॉपिक्स को कवर अप कर रही हूँ उसके साथ में. तो ये मेरा सेकंड पार्ट है इस 2009 के क्वेश्चंस का, क्वेश्चन पेपर का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का. यहाँ पे आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. रिएक्शन ऑफ RC डबल बॉन्ड O NH2 यानी कि अमाइड with a mixture of Br2 and KOH gives a primary amine as the main product. The intermediate involved in this reaction. तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, जिनमें से आपको यहाँ से 2 ऑप्शंस गिवन थे. ऑप्शन फर्स्ट अवेलेबल था एग्जाम में, ऑप्शन सेकंड अवेलेबल था, थर्ड नहीं था. लेकिन मैंने आपको वहाँ पे बोथ करना था, आपको 1 और 2 इस टाइप से क्वेश्चन करना था. मैंने यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिया है कि देखिए जब हम अमाइड की रिएक्शन कराते हैं Br2 एंड KOH के साथ एल्कलाइन मीडियम में तो प्राइमरी एमीन बनती है. ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है. कौन सी रिएक्शन होती है? ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है. और इसमें 3 इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है. हो सकता है ऑप्शन में चेंज करके दे दे या तीनों दे दे नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट टाइम. तो RCONH Br यानी कि अमाइड का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन Br आ जाता है. सेकेंडरी हो सकता है कि सेकेंडरी भी हटके उस पर एक नेगेटिवली चार्ज बन सकता है या आइसोसाइनाइड बन सकता है. तो ये दीज आर द 3 इंटरमीडिएट्स इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन व्हेन अमाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमीन्स. हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है? जिसमें अमाइड से क्या बनते हैं? प्राइमरी अमीन्स बनते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये पॉलीमर से रिलेटेड था. दिस इज रिलेटेड टू पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर से था. और यहाँ पे था नाइलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. नाइलॉन 66 किससे पूछा फॉर्म किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है? तो यहाँ पे इसमें मोनोमर यूनिट्स पूछी थी. तो आंसर है इसका एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन. ये आपका राइट आंसर था. एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और नाइलॉन 66 बनता है. नाइलॉन 66 बेसिकली पॉलीअमाइड्स होते हैं. देखिए ये एडिपिक एसिड है CH2COOH CH2 का होल 4COOH और ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन है. ये हेक्सामिथाइलिन और डायमीन. यहाँ से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और पूरा नाइलॉन 66 बचता है. तो इसकी यूनिट्स थी एडिपिक एसिड. ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार पूछा गया है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ. नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? यहाँ फिर से यूनिट मोनोमर यूनिट पूछी गई थी. तो ये पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का. किसका आंसर था? आइसोप्रीन का होता है. और आइसोप्रीन होती क्या है कि ये सिस पॉली आइसोप्रीन होती है. देखिए यहाँ पे जो आइसोप्रीन मिलती है वो सिस और ट्रांस 2 आइसोमर फॉर्म में मिलती है ज्योमेट्रिकली, सिस और ट्रांस. जब सिस आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो नेचुरल रबर बनती है और जब ट्रांस आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो गत्ता पर्चा बनती है, गत्ता पर्चा रबर बनती है. दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है. और ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये है पॉली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर. CH2 ग्रुप जब सेम साइड में है तो ये होता है हमारा सिस आइसोप्रीन, सिस पॉली आइसोप्रीन, क्योंकि मैंने यहाँ पे होल एन ले लिया, पॉलीमर ही दिखाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन था द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज. क्या होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ये काइनेटिक से क्वेश्चन आया हुआ है, काइनेटिक से. इसकी यूनिट होती है मोल इनवर्स लीटर पर टाइम.
यानी कि टाइम इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर, टाइम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका जो कि थर्मोडायनेमिक्स से है बेसिकली। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस बोथ डेल ई इज इक्वल टू 0 एंड डेल एच इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको ऑप्शन चूज था कि डेल एच इज इक्वल टू भी 0 होता है, डेल एच इज इक्वल टू भी 0 होता है, दोनों की वैल्यू 0 होती है एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए। क्या होती है एक साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन ए सिस्टम आफ्टर कंप्लीटिंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड कंप्लीट ए साइकिल, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ और वहीं पे आ जाए। मान लीजिए कोई ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे आया, फिर वापस से यहीं आ गया, तो इसने एक साइकिल पूरी कर ली है। और इस प्रोसेस को, एक साइकिल पूरी करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए एच एंड ई आर स्टेट फंक्शंस, और इसीलिए जो नेट चेंज होता है, स्टेट फंक्शन होते हैं, तो इनकी क्वांटिटी शुड बी 0, यानी कि डेल एच और डेल एच एंड डेल ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था द नॉर्मेलिटी ऑफ, ये सॉल्यूशन से आया हुआ क्वेश्चन है आपका। द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन की मैं स्पेशल सीरीज भी चला रही हूँ मैं, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी सभी पे वीडियो डाल चुकी हूँ विद न्यूमेरिकल्स, तो यू कैन सी फ्रॉम दैम। और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस किया है वहां भी इन एक्सप्लेनेटरी वे। द मोलरिटी ऑफ द नॉर्मेलिटी ऑफ 1M3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन विल बी, यहाँ पे नॉर्मलिटी 3 आ रही है, 3N आ रही है। अब ये कैसे आ रही है मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। यहाँ ये रिलेटेड था क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मलिटी इनटू होता है इक्विवेलेंट वेट, मैं ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इस पे भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ रिलेशन पे। मोलरिटी इनटू होता है मोलिकुलर वेट। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी सभी वीडियो देख सकते हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, बोर्ड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट वीडियो ही बनाती हूँ मैं। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी। तो यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक के केस में वैलेंसी कितनी होती है? फॉस्फोरस की 3 होती है, तो यहाँ पे 3N नॉर्मलिटी हो गई इसकी, इस रिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इफ solubility of ALOH whole thrice is x gram mole per liter, then the solubility product will be, solubility product आंसर था इसका 27x की पावर 4। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से न्यूमेरिकल आया है, नहीं सॉल्यूशन से आया हुआ है। देखिए ALOH होल थ्राइस का जब डिसोसिएशन होता है तो Al3 पॉजिटिव और 3OH बनता है, OH नेगेटिव बनता है। यहाँ पे X की वैल्यू आप देख रहे हैं Al 1 है तो 1 हो गई, और Y की वैल्यू 3 हो गई, 3OH है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? KSP से हम इसको डिनोट करते हैं प्रोडक्ट को, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। KSP इज इक्वल टू होता है x की पावर x, y की पावर y और s की पावर ये x प्लस y। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू हो गया x ग्राम मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे गिवन है s की वैल्यू किसकी फॉर्म में दे रखी है? x ग्राम पर मोल लीटर की फॉर्म में। तो KSP इक्वल्स टू हो जाएगा 1 की पावर 1 ही है, 3 की पावर 3 हो गई, और ये x की पावर 4 हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई है तो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 27 आंसर आया इसका, क्यूब ले लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंड्यूस्ड एज मैक्रो एलिमेंट नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी। कौन से एलिमेंट्स मैक्रो एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं? वैसे बहुत सारे नहीं होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है? तो वो होगा आयरन, क्योंकि आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में का मेन मेटल होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, एसेंशियल होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसे कहते हैं एनीमिया, यानी कि ब्लड की डेफिशिएंसी होती है। मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मैक्रो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी आर बेसिकली सल्फर, आयरन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयोडीन, सेलेनियम।
होते हैं, इनको हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से क्वेश्चन आता है। और 5 मेजर मिनरल्स जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो कैल्शियम जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोरस भी, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किस प्रोसेस में होता है, तो वो आंसर होगा उसका प्लास्टोसाइनिन प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में होता है? प्लास्टोसाइनिन प्रोसेस में। यहाँ पे आप लोग जानते हैं विटामिन B6, हीमोग्लोबिन, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। प्लास्टोसाइनिन क्या हो लास्ट क्वेश्चन को मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। उसमें पूछा गया था कौन एंटी नॉकिंग की तरह यूज होता है, तो यहाँ पे लेड टेट्रा इथाइलिन कह दीजिए, इथेन यानी PbC2H5 का होल 4 इज यूज्ड एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम इंजन्स में एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट यूज होता है कौन? टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा इथेन भी आप इसको बोल सकते हैं। लेड टेट्रा इथेन बोल दीजिए, लेड टेट्रा इथाइल बोल लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी इस ईयर के मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। इसी तरह से आप वहां से मेरे प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को भी देख लीजिए। इसके अलावा मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर्स की बहुत सारी PGT की वीडियोज डाल रखी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप मेरे चैनल पे उनको भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं या आपको इनसे बेनिफिट हो रहा है, आप इनको लाइक कर सकते हैं, इन कमेंट कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल अभी नया ही है, स्टार्टिंग है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आई विल डू बेस्ट। थैंक यू सो मच।